हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि साहब हमने जो ज्योग्राफी क्लासेज स्टार्ट की थी और उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा था। नहीं चल रहा था कौन सा? भारत का अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में हमने नदियाँ पढ़नी शुरू की थी। नदियों में हमने उत्तर भारत का जो हिमालय जो नदी तंत्र है, हिमालय नदी तंत्र को पढ़ा था। उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम पढ़ने वाले साहब कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक कमेंट दीजिएगा और उसके बाद हर जरूरतमंद के पास पहुंचेगा जिसको क्लास बेहद जरूरत है। चलिएगा, तो हम अब बिना समय गंवाए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। साहब आज हम कौन सा पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिएगा, मैंने 2 क्लासेस ली थी अपने सिंधु नदी तंत्र की और 2 क्लासेज मैंने ली थी गंगा नदी तंत्र की, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंदर 2 क्लासेस चले लगेगी नहीं। आज अभी जल्दी मतलब 20-25 मिनट 30 मिनट के अंदर हमारा जो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा, तो अब शुरू करते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। देखिएगा साहब, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब साहब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उसके बाद में इसके अंदर आने वाली जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में बातें करेंगे। और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी आगे गंगा के साथ किस तरीके से मिलती है और आगे किस नाम से जानी जाती है, उन सब बातों के बारे में बातें करने वाले। तो चलेगा, सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पहले देखते हैं साहब लंबाई, यानी ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो संपूर्ण लंबाई है 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर, यानी इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन साहब इसकी जो भारत में लंबाई है, आपसे पूछ लेना कि भारत में लंबाई, अब जो ये भारत में लंबाई है इसकी ये कितनी है साहब? तो इसकी 917 किलोमीटर, 917 किलोमीटर। समझ गए आप? इसकी संपूर्ण लंबाई तो 2900 किलोमीटर, लेकिन इसकी भारत में लंबाई कितनी? ओनली कितनी है? 917 किलोमीटर। अब देखिएगा, इस तरीके से मैं तुम्हें मैप के थ्रू पहले बातें बताते हैं हम। देखिएगा, यहीं पर तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप, क्योंकि यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला आती है और ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला। और इसी कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास ही यहाँ पर एक हिमनद है और इस हिमनद का नाम है साहब क्या? चेमांग युंगडुंग हिमनद, चेमांग युंगडुंग हिमनद, चेमांग युंगडुंग हिमनद। इसी हिमनद से साहब कौन सी नदी निकलती है? ये नदी निकलती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी साहब, यहाँ आप लोगों ने एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी होगी अरुणाचल प्रदेश में और उसका क्या नाम था? नामचा बरवा, नामचा बरवा। मैंने ये 2-3 बार इस पर्वत श्रृंखला को बता दिया था। कहाँ पर साहब? जब मैंने भारत के भौतिक प्रदेश करवा रहा था तब। अब देखो, इस नामचा बरवा के पास में एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है साहब कौन सा दर्रा? यंगियप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यंगियप दर्रा। और इसी यंगियप दर्रे से ये जो नदी है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ये भारत में क्या करती है साहब? प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो चलेगा, सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी है निकलती कहाँ से? तो कैलाश पर्वत के समीप कौन सा हिमनद? चेमांग युंगडुंग हिमनद से निकलती है। और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा के समीप अरुणाचल प्रदेश में यंगियप दर्रे से प्रवेश करती है। चलेगा, इस बातों को मैं लिख देता हूँ, देखिएगा इस तरीके से। अब देखो, इसकी जो उत्पत्ति बताओ, उत्पत्ति कहां पर हुई? तो ध्यान रखिएगा, कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं के समीप चेमांग युंगडुंग हिमनद से। समझ गए? अब साहब ये भारत में प्रवेश कहां से करती हैं? तो भारत में प्रवेश, ध्यान रखिएगा, नामचा बरवा है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, पर्वत श्रृंखला के समीप, पर्वत श्रृंखला के समीप यंगियप दर्रे से भारत में प्रवेश करती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं।
समझ गए साहब। ये जो उत्पत्ति इसकी कैलाश पर्वत श्रृंखला के समीप चेमांग युंगडुंग हिमनद से और भारत में प्रवेश कहां से करती है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के समीप पर्वत श्रृंखला के समीप यंगयप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब देखिएगा ये जो नदी है, ये नदी कहां कहां पर बहती है। एक तो साहब ये निकलती कहां से, ये है कौन सा हिमनद, यहाँ पर ये कहां पर है, तिब्बत में। कहां पर है, तिब्बत। तिब्बत के बाद में ये नदी प्रवेश करती है आगे चीन में, और चीन के बाद में नदी आती है भारत के कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश बाद में आसाम। कौन से राज्य में आती है, आसाम, यानी असम में। तो तिब्बत, चीन, अरुणाचल प्रदेश और फिर कहां पर आती है, असम। और इन हर जगहों पर इस नदी का क्या मिलता है साहब, अलग अलग नाम मिलता है। तिब्बत में इस नदी का अलग नाम मिलेगा, चीन में इस नदी का अलग नाम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का अलग नाम मिलेगा, और अपना जो असम है इसके अंदर इस नदी का क्या मिलेगा, अलग नाम मिलेगा। तो मैं एक बार इस डायग्राम को क्या कर दूं, खत्म साहब क्लीन कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा पहले तिब्बत से निकलती, उसके बाद में चीन, चीन के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में असम। नहीं है तो फटाक से आप इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इतने सी बातों को नोट कीजिएगा, और उसके बाद में पूरी बातों को साथ में हम नोट करेंगे तो चलेगा। इसको मैं कर देता हूं क्लीन, और बाद में आपको बताता हूं इसके नाम। देखिएगा देखो, तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है। पहले ये नदी कहां से निकलती है, तिब्बत से। तो ध्यान रखिएगा तिब्बत में इसे बताओ किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो नदी कहते हैं। कहां पर कहते हैं सांगपो नदी, तो ध्यान रखिएगा तिब्बत में। कहां पर कहते हैं सांगपो नदी, तो याद रखिएगा तिब्बत में। अब देखिएगा चीन में इसे यारलंग जांगपो नदी कहते हैं। यारलंग जांगपो नदी कहते हैं। कहां पर कहते हैं, यारलंग जांगपो। तो ध्यान रखिएगा जो यारलंग जांगपो नदी है वो कहां पर कहते हैं साहब, चीन में कहते हैं। कहां पर कहते हैं, चीन में। कौन सी नदी कहते हैं, यारलंग जांगपो नदी। अब देखिएगा अगली बात, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, दिहांग नदी कहते हैं। अरे तो फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहां पर आया, अरे इसका नाम जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां पर आया साहब, असम में आया। इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहां से कहने लगे, तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी हम असम से कहने लगे। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर कहने लगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसे असम में कहने लगे। तो समझ गए इस नदी के कितने नाम हो गए साहब, 4 नाम हो गए। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, सांगपो नदी। चीन में इसे किस नाम से जानते हैं, यारलंग जांगपो नदी। और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं, दिहांग नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी से कहां पर कहते हैं साहब, असम में कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर कहते हैं, असम में। चलिएगा पहले लंबाई देखिए 2900 किलोमीटर, भारत में लंबाई 917, उत्पत्ति कैलाश पर्वत के समीप चेमांग युंगडुंग हिमनद से, जो कहां पर है, तिब्बत में। और भारत में प्रवेश कहां से करती है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश श्रृंखला के समीप यंगयप दर्रे से भारत में क्या करती है, प्रवेश। और ये इसके क्या है, अन्य नाम। इतनी सी बातों का फटाक से क्या कर लीजिएगा, इसे अपना कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद में फटाक से हम अगली चीजों पर चलते हैं। तो फटाक से कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अब देखो अगली बात, ध्यान रखिएगा साहब, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी, मैं पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है। ये विश्व की सबसे ऊंची कैसी नदी है, नौकागम्य नदी। आपसे पूछ लेना कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है साहब, ब्रह्मपुत्र नदी। मतलब यहाँ पर क्या संचालित की जाती है साहब, वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर नाव संचालित की जाती है। तो लो जी ये पॉइंट दर्शा देता हूं मैं आपके यहाँ पर। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है।
यह विश्व की सबसे ऊंची कौन सी नदी है साहब? तो ध्यान रखिएगा नौकागम्य नदी है। कैसी नदी है? नौकागम्य। अब अगली बात, मैंने आपको ब्रह्मपुत्र जब नदी ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने जब आपको असम का मैदान पढ़ाया था और असम के मैदान में मैंने आपको एक बात बताई थी वहीं पर कि साहब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी असम में पतली संकरी धाराओं के रूप में बहती है। मतलब इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो अलग अलग इस तरीके से, जैसे ही असम में प्रवेश किया इस नदी ने, इस तरीके से प्रवेश करती है, पतली पतली ऐसे धाराओं के रूप में बढ़ जाती है, पतली पतली धाराओं के रूप में बंट जाती है। और धाराओं में बंटने के कारण सीधी सी बात है, कोई भी नदी हो साहब अलग अलग पतली 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 संकरी धाराओं में बढ़ने के कारण उस क्षेत्र में क्या ले आती हैं? बाढ़ ले आती हैं। और वो सबसे ज्यादा जो बाढ़ लेके आती है वो कहां पर लेके आती है? असम में। कहां पर लेके आती है? असम में। और ये देखो दो धाराएं, एक धारा इधर की ओर, एक धारा इधर की ओर जा रही है, मतलब इसके बीच में कोई ना कोई किसका निर्माण हो रहा है? द्वीप का निर्माण हो रहा है। और यहीं पर विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप, कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप का भी क्या होता है साहब? निर्माण, जो 2900 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो यह भी पॉइंट दर्शा दूं आपके, देखिएगा यह नदी असम में पतली संकरी धाराओं के रूप में बहती है। यानी यह नदी असम में पतली संकरी धाराओं के रूप में बहती है। अब देखिएगा अगली बात, यह नदी सर्वाधिक बाढ़ कौन से राज्य में लाती है? तो आप बताओगे असम में। कौन से राज्य में लेकर आती है? असम में। और यह नदी विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप मांजुली द्वीप, कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप का निर्माण असम में करती है। असम में करती हैं। लो जी, यह नदी, पहले तो यह नदी असम में पतली संकरी धाराओं के रूप में बहती है। और उसके बाद में यह नदी सर्वाधिक बाढ़ कहां पर लेके आती है? असम में। और भारत का सबसे ज्यादा जो बाढ़ ग्रसित राज्य है वो भी कौन सा है? असम। और यह नदी विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप यानी मांजुली द्वीप का क्या करती है साहब? निर्माण करती है। मांजुली द्वीप का क्या करती है? निर्माण। एक बार तो आप इतनी चीजों का फटाक से क्या जमा लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद में हम अगली बातें करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। और सहायक नदियां मैं हमेशा ही, मैं जब नदी पढ़ाता हूं तो मैं सहायक नदियां किसके माध्यम से बताता हूं? डायग्राम के माध्यम से। तो आज भी हम सहायक नदियां पढ़ने वाले, जो किसके माध्यम से पढ़ने वाले? अपने डायग्राम के माध्यम से। तो फटाक से आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में हम अगली बात करते हैं। अब देखो अगली बात, इस तरीके से मैं सब अच्छा से एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए इस तरीके से, यहाँ से ये साहब असम में प्रवेश की नदी ने और आगे कहाँ पर चली गई? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया और अरुणाचल प्रदेश के बाद में कहाँ पर आई? असम में आई। और असम के बाद में आगे कहाँ पर चली गई? तो बांग्लादेश में। कहाँ पर चली गई? बांग्लादेश। समझ गया? बांग्लादेश में ये नदी आ गई। लो जी, अब देखिएगा यहीं पर सबसे पहले इधर की साइड से एक नदी आके गिरती है और इस नदी का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, सुवर्णगिरी नदी। कौन सी नदी है? सुवर्णगिरी नदी। यानी इस नदी में किस ओर से? दाईं ओर से सबसे पहले जो नदी आके गिरती है वो नदी कौन सी है? सुवर्णगिरी नदी। सुवर्णगिरी नदी के बाद में एक और नदी आती है इधर से, उस नदी का नाम है केयांग नदी। कौन सी नदी आके गिरती है? केयांग नदी। पहले सुवर्णगिरी और सुवर्णगिरी के बाद में कौन सी नदी है साहब? केयांग नदी। और केयांग नदी के बाद में एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है मानस नदी। कौन सी नदी है? मानस नदी। उसके बाद में पहले सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी के बाद में केयांग नदी और केयांग के बाद में मानस नदी। और मानस के बाद में आप लोगों ने, मैंने बताया था एक नदी आती है, उस नदी का नाम है तीस्ता। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। जो तीस्ता नदी है वो तीस्ता नदी जो भी किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा ये तीस्ता भी किसकी सहायक नदी है? तो ये अपनी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो देखिएगा पहले, सबसे पहले सुवर्णगिरी। अब मैं बता रहा हूं किस ओर की, तो ये चारों ही नदियां किस ओर की होगी साहब? दाईं ओर से
ओर से गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ, किस ओर से गिरने वाली नदियाँ? तो दाईं ओर से गिरने वाली जो नदियाँ वो चारों ये सुवनगिरी नदी, केयांग नदी, मानस नदी और तीस्ता नदी। अब देखिएगा इधर की साइड की, अब हम किस ओर की बातें करेंगे? बाईं ओर से गिरने वाली नदियों की। बाईं ओर से गिरने वाली सबसे पहली नदी है, उसका नाम है दिहांग नदी। दिहांग नदी, इसका नाम भी दिहांग ही, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम भी क्या है? दिहांग है, लेकिन एक नदी भी आके गिरती है छोटी सी, उसका नाम है दिहांग नदी, जो भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। और उसके बाद दिहांग के बाद में एक और नदी आती है, उसका नाम है दिबांग नदी। दिहांग और दिबांग नदी। दिबांग के बाद में एक और नदी आती है, उसका नाम है लोहित नदी। लोहित नदी, कौन सी नदी आके गिरती है? लोहित नदी। और लोहित नदी के बाद में इधर की साइड से एक नदी और आके गिरती है, जो बांग्लादेश में आके गिरती है, और इस नदी का नाम है बराक नदी। कौन सी नदी है साहब? बराक नदी। लो जी, ये इसकी क्या हो गई? सहायक नदियां। अब देखिएगा इधर से, आप जानते हो ये कौन सी नदी है साहब? तो देखो यहाँ अपने हुगली बेरा फराक्का बैराज से जो गंगा है, वो गंगा दो भागों में बट गई थी, और यही गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश किया तो किस नाम से जाने जाने लगी? पद्मा। किस नाम जाने लगी? पद्मा। और ये जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही, ये बांग्लादेश में किस नाम से जाने लगी? जमुना नदी। और पद्मा और जमुना दोनों ही जब आगे निकली तो किस नाम से जाने लगी? मेघना नदी। किस नाम से जाने लगी? मेघना। देखो बांग्लादेश में प्रवेश करते जो गंगा है वो किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस नाम से जानी जाती है? जमुना नदी। जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है बांग्लादेश में, तो आगे ये कौन सी नदी बनाती है? मेघना नदी। और इसी मेघना नदी के किनारे अपना कौन सा शहर स्थित है? ढाका, जो पश्चिम बंगाल का क्या है? अपने बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। तो चलिएगा, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। अब बताओ, ये जो सहायक नदियां हैं इधर की चारों, ये किस ओर से गिरने वाली हो गई साहब? तो ये बाईं ओर से गिरने वाली सहायक नदियां। लो साहब, सबसे पहले देखो सुवनगिरी नदी, केयांग नदी, मानस नदी और तीस्ता नदी। उसके बाद इधर की साइड में दिहांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी और बराक नदी। ये तो इधर की बाईं ओर से गिरने वाली, और ये किधर की ओर हो गई? दाईं ओर की। जैसे बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? जमुना। जब पद्मा और जमुना दोनों मिलती है तो आगे एक नदी बनती है, और वो एक नदी किस नाम से जानी जाती है? मेघना। कौन सी नदी के नाम से? मेघना। तो ये आप फटाक से अपनी कॉपी के अंदर बना लो। और ये आपकी इसी तरीके से कौन सी नदियां कंप्लीट नदी हो गई साहब? ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र था वो क्या हो गया साहब? कंप्लीट। आप पूछोगे सर इन छोटी छोटी नदियों की कोई सामान्य बातें नहीं? मेरे दोस्त कोई बात नहीं, छोटी छोटी नदियों की जो ये इतने ही, आपको इन नदियों के क्या ध्यान रखने होंगे? नाम ध्यान रखने होंगे, वैसे इनकी कोई विशेष विशेषताएं नहीं है। तो चलिएगा, फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद में हम अगली और बातें करते हैं। लो साहब, ये आपका जो हिमालयी नदी तंत्र था वो हिमालयी नदी तंत्र क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की ओर। तो चलिएगा, अब आप आराम से अपने बैठिएगा, ध्यान से एक बार चीज़ों को, काफ़ी देर तक आपको चीज़ों को समझना है, और समझने के बाद में चीज़ों को क्या करना होगा? नोट करना होगा। तो चलिएगा, मेरे ख्याल से आपको हिमालयी नदी तंत्र अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, लेकिन समय के तो लगना ही है साहब, क्योंकि भारतीय जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी वो बड़ी बड़ी नदियाँ हमने पढ़ी थी, और समय तो लगेगा ही, क्योंकि ऐसे नहीं मिलने वाली सफलता है। कहते हैं ना, सफलता मिलती है जो धीमी गति से मिलती है। बिना मतलब ये सोच लेते ना हम जल्दी जल्दी चीज़ों को प्राप्त कर ले, फ्लो फ्लो में चीज़ें प्राप्त कर ले, तो हमेशा ही वो चीज़ क्या रह जाती है? अधूरी। एक बार में कंप्लीट कर डालो, जब पढ़ो तो एक बार में पूरी चीज़ों को क्या कर डालो? कंप्लीट कर डालो। अब देखिएगा, हम पढ़ते हैं अगली प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब देखिएगा, ये जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय
अपवाह तंत्र बोलो या नदी तंत्र बोलो, अपवाह तंत्र। ये जो अपना ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र ये कितने भागों में बंटा हुआ है साहब? 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो है पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां, किस ओर गिरने वाली नदियां, यानी पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। और एक कौन सी है साहब? पूर्व की ओर नदियां, गिरने वाली नदियां, पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां। अब बताओ, जो ये देखो इस तरीके से मैं बनाते बताता हूं ये। अब देखो, जो पूर्व की ओर जाने का मतलब नदियां सब की सब किधर की ओर जा रही है? इधर की ओर। और बताओ इधर की ओर ये कौन सी खाड़ी है? तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की ओर गिरने का मतलब है कि ये नदियां किस ओर गिरती है साहब? इधर की साइड में गिरती हैं। और ये जो इधर की साइड गिरने वाली जो नदियां हैं, यहाँ पर जो अपना जल गिराती है वो कौन से सागर में गिराती है? तो आप बताओगे अरब सागर। कौन से सागर में? अरब सागर। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां जो अपना जल कौन से किस खाड़ी में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में। अब देखो यहां पर एक बारीक अंतर है। बारीक अंतर क्या है कि साहब बंगाल की खाड़ी की ओर गिराने वाली नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टाओं का। लेकिन अरब सागर की ओर गिराने वाली नदियां किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, या एस्चुरी बोलो या ज्वारमुख का निर्माण करती है। अब देखो आप बोलोगे सर ये एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या है? एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या मेरे दोस्त? अंतर इतना ही है कि डेल्टा का छोटा रूप ही, यानी डेल्टा का जो छोटा रूप है वो डेल्टा का छोटा रूप ही क्या होता है? एस्चुरी होता है। डेल्टा तो सब बहुत बड़ा बनता है नदी, क्योंकि नदी जब समुद्र के तट पे आती है तो तट पे आने के बाद नदी का पानी क्या हो जाता है? इधर उधर बिखर जाता है। और बिखरने का मतलब वहां पर डेल्टा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। वो बड़े स्तर पर बनता है तो वो तो क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। लेकिन जो इधर की ओर आनी अपने अरब सागर की ओर आने वाली नदियां जो छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती है, और उन्हीं छोटे डेल्टाओं को हम किस नाम से जानते हैं? एस्चुरी के नाम। एक तो बताओ इतना बड़ा इस तरीके से पानी फैल गया, और एक ही पानी इतना ही फैला है, नहीं है? तो जो इतना ही सा फैला ये तो क्या हो गया? एस्चुरी। लेकिन जो इतना ज्यादा फैलेगा वो क्या कहलाया? डेल्टा कहलाया। क्या कहलाया? डेल्टा। तो लिख दो बात, पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां, यह नदियां एस्चुरी या फिर किसका इसे बोलते हैं? ज्वारदन मुख बनाती हैं। एस्चुरी या ज्वारमुख बनाती हैं। लेकिन जो ध्यान रखिएगा, ये जो पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां, ये पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, यह नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। यह नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टाओं का। तो इतनी सी बातें, बाहरी बातें आपको ध्यान रखनी है कि पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां तो जो अरब सागर में गिरती है वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी प्लस ज्वारमुख का। और उसके पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती है, वो गिरती कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। लो जी, ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का मैंने आपको पहले आपका आधार है वो तैयार किया, बेस आपका तैयार किया। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, और सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां। पहले तो मैं डायग्राम के माध्यम से सभी नदियों को दर्शाऊंगा, फिर हम एक एक नदियों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो फटाक से क्या कर लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम बातें शुरू करते हैं। लो साहब, अब देखिएगा पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां, पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां। अब जो पूर्व की ओर जो गिरने वाली नदियां ये है कौन कौन सी? इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से। सबसे पहले यहां पर एक पठार पड़ता है, और ये पठार कौन सा साहब? आप बताओगे रांची का पठार। ध्यान से देखिएगा दोस्त, रांची का पठार। इस रांची के पठार से कितनी नदी निकलती है? तो कितनी नदी निकलती है? 4 नदी निकलती है। कितनी नदी निकलती है? 4। सबसे पहले एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी निकली?
दामोदर नदी। और ये जो दामोदर नदी है आगे जाके अपना जल कौन सी नदी में मिलाती है, तो आगे जाके ये अपना जल मिलाती है हुगली नदी में। कौन सी नदी मिलाती है, हुगली नदी में अपना जल मिलाती है। तो देखो रांची के पठार से 4 नदियां निकलती है, या फिर हम आप बोलोगे प्रायद्वीपीय पठार की जो पूर्व की ओर गिरने वाली जो सबसे पहले नदी है, पहली नदी वो कौन सी है, दामोदर नदी। कौन से पठार, रांची के पठार से निकलती है और आगे अपना जल कहाँ पर गिरा मिलाती है, हुगली नदी में मिलाती है। उसके बाद में अपनी दामोदर नदी के बाद में जो अगली नदी आती है, और वो अगली नदी कौन सी है साहब, श्रवण रेखा नदी। कौन सी नदी आती है, श्रवण रेखा नदी। रांची के पठार से जो दूसरी नदी निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है, श्रवण रेखा नदी। श्रवण रेखा के बाद में जो तीसरी नदी आती है वो कौन सी आती है साहब, वो आती है वैतरणी नदी। छोटी नदी है लेकिन नाम है उसका वैतरणी नदी। कौन सी नदी आती है, वैतरणी नदी। और वैतरणी नदी के बाद में जो चौथी नदी आती है वो कौन सी नदी है, तो आप बताओगे ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रांची के पठार से 4 नदियां निकलती है पूर्व की ओर गिरने वाली में। सबसे पहले दामोदर नदी, उसके बाद में श्रवण रेखा, उसके बाद में वैतरणी, उसके बाद में ब्राह्मणी, उसके बाद में ब्राह्मणी। अब देखिएगा, मैंने एक बार आपको अमरकंटक की पहाड़ियां पढ़ाई थी, और अमरकंटक की पहाड़ियों में मैंने देखो आपको 4 नदियां बताई थी। एक तो नदी किस ओर जा रही थी, पूर्व की ओर, वो तो थी नर्मदा नदी। नहीं, पूर्व की ओर जा रही थी वो तो कौन थी, महानदी। लेकिन जो पश्चिम की ओर जा रही थी वो नर्मदा नदी। उत्तर की ओर जा रही थी वो कौन सी थी, अपनी सोन नदी। और दक्षिण की ओर जा रही थी वो कौन सी नदी थी, दक्षिण की ओर जा रही थी वो कौन सी नदी थी, जो दंडकारण्य पड़े हमने, इंद्रावती नदी। तो देखिएगा यहीं पर अपना एक पठार, एक पर्वत श्रृंखला आती है, उसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। और इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी निकलती है, महानदी। कहां से निकलती है, अमरकंटक से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है महानदी। अब देखिएगा अगली बात, उसके बाद में एक और आगे पठार आता है यहां पर, इस पठार का नाम है त्रिंबक पठार। कौन सा पठार है, त्रिंबक पठार। और त्रिंबक पठार से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी आती है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। उसके बाद में यहीं पर अपना कहां से साहब, महाबलेश्वर से, यहां पर क्या है अपना महाबलेश्वर है, और महाबलेश्वर से एक नदी आती है, और उस महाबलेश्वर से जो नदी आती है उसका नाम क्या है, कृष्णा नदी। कौन सी नदी है, कृष्णा, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के बाद में एक और नदी आती है जो यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों, जो कर्नाटक में है, कौन सी पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से एक नदी आती है, उसका नाम है कावेरी नदी, कावेरी नदी। और कौन सी पहाड़ियों से आती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से आती हैं। उसके बाद में यहीं पर अगस्त मलाई, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, अगस्त मलाई। और अगस्त मलाई से एक और नदी आती है, इस नदी का नाम है यहीं पर, उस नदी की जो सबसे दक्षिणतम नदी है, इस नदी का नाम है साहब ताम्रपर्णी नदी। ये मैंने आपको अगस्त मलाई पहाड़ी बताई थी, तब कुछ चर्चा की थी इस नदी के बारे में, ताम्रपर्णी नदी। तो ये लो जी आपकी जो पूर्व की ओर जो गिरने वाली जितनी भी नदियां थी वो मैंने बता दी। अब आप बोलोगे सर तो फिर वैगई नदी क्यों नहीं बताई, यहीं पर है एक नदी और आके गिरती है छोटी सी, इस नदी का नाम है वैगई नदी, वैगई नदी। तमिलनाडु का जो मीनाक्षी मंदिर है वो इसी के किनारे, कौन सी नदी किनारे, वैगई नदी किनारे। लो जी ये आपकी पूर्व की ओर गिरने वाली जो जितनी नदियां थी वो मैंने उत्तर से दक्षिण सही क्रम में बता दिए। सबसे पहले रांची के पठार से कितनी नदियां निकलती हैं, 4, दामोदर नदी, श्रवण रेखा नदी, वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी। समझ गए, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो हुगली नदी की क्या है साहब, सहायक नदी। उसके बाद में आगे अमरकंटक की पहाड़ियों से जो नदी आती है उस नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी आती है, महानदी। उसके बाद में आगे देखो त्रिंबक पठार से नदी आती है, उसका नाम है गोदावरी नदी। उसके बाद में देखो महाबलेश्वर जो कहां पर है, महाराष्ट्र में, उससे जो नदी आती है वो कौन सी है, कृष्णा नदी। उसके बाद में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से एक नदी आती है, उसका नाम है कावेरी नदी। उसके बाद में एक छोटी सी नदी और बहती है, उस नदी का नाम है बीच में वैगई नदी। और उसके बाद में सबसे लास्ट में एक नदी अगस्त मलाई की पहाड़ियों से, और वो सबसे दक्षिणतम माने भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, और वो कौन सी नदी है, ताम्रपर्णी नदी। तो ये लो फटाक से इतना सा आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर फटाक से अपनी कॉपी के अंदर सही तरीके से बताएं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताएं। तो ये उत्तर से दक्षिण ये क्रम है, और आपसे दक्षिण से उत्तर पूछ ले तो वापस इधर से इधर चले जाना है, नहीं है। तो फटाक से क्या कर लो, इन चीजों को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में अगली बातें करते हैं।
कर लिया होगा तो चलेगा। अब हम पढ़ते हैं अपनी रांची के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन रांची के पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में वार्ता करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं हेडिंग लगा देता हूं, रांची के पठार, रांची के पठार से निकलने वाली नदियां, रांची के पठार से निकलने वाली नदियां। देखिएगा अब जो रांची के पठार से जो निकलने वाली नदियां वो कौन कौन, सबसे पहली नदी है वो कौन सी नदी? तो आप बोलोगे सर दामोदर नदी, और दामोदर नदी के बारे में हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले दामोदर नदी, दामोदर नदी ध्यान रखिएगा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहां से बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट बात, जहां से साहब दामोदर नदी निकलती है, जहां दामोदर नदी का अपवाद क्षेत्र है, उस दामोदर नदी के अपवाद क्षेत्र में भारत में बड़े स्तर पर बिटुमिन्स कोयला प्राप्त होता है यहां से, और बिटुमिन्स कोयले के प्राप्त होने के कारण इसे भारत का किस नाम से जाना जाता है साहब? दामोदर घाटी के जो क्षेत्र है, नदी घाटी का जो क्षेत्र है, उसे हम रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। पहले बात लिखूंगा, फिर एक बार फिर से इस चीज को समझाऊंगा। तो देखिए दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र से बिटुमिन्स कोयला क्षेत्र में बिटुमिन्स कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं, ये आप बोलोगे साहब जो ये रूर प्रदेश है कहां पर? ये रूर प्रदेश यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में है। और ये रूर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? इस रूर प्रदेश में नदी बहती है, रूर नदी, और उस जो रूर नदी घाटी है, उस रूर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़े स्तर पर वहां पर कोयला प्राप्त होता है। इसीलिए यहीं पर दामोदर घाटी का जो नदी क्षेत्र है वहां पर भी बड़े स्तर पर बिटुमिन्स कोयला प्राप्त होता है, इसीलिए इसे भारत का क्या कह देते हैं साहब? रूर प्रदेश कह देते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, जो दामोदर नदी है इस पर 1948 में भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जिसे हम क्या नाम देते हैं? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई। यानी जो स्वतंत्र भारत की जो पहली परियोजना थी जो 1948 में चली थी, और वो कहाँ किस नदी घाटी पर चलाई गई थी साहब? दामोदर नदी घाटी पर ये चलाई गई थी, और ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। चलाने वाले कौन थे? तो चलाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिएगा इसमें एक छुपा हुआ और क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि भारत में चलाई गई दामोदर घाटी नदी परियोजना हमें किस नदी पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा ये जो नदी घाटी परियोजना है ये यूएसए की, यानी यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। नदी घाटी पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो आप बताओगे यूएसए की कौन सी नदी? टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। लो जी, ये आपकी दामोदर नदी। अब दामोदर नदी की एक दो बातें और बची हैं। एक तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी पर क्या है साहब? दुर्गापुर बैराज स्थित है, यानी दुर्गापुर बांध स्थित है। और उसके बाद में इसी के किनारे कौन सा संयंत्र? तो आप बताओगे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो संयंत्र भी इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के किनारे। और तो ये आपकी कौन सी नदी थी? दामोदर नदी। पहले भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में बिटुमिन्स कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। 1948 में भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना जो यूएसए की टेनेसी नदी पर आधारित है वो यहीं पर चलाई गई थी। और उसके बाद में इसी पर कौन सा बांध बना है? दुर्गापुर बांध। और यहीं पर कौन सा इस्पात संयंत्र है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है।
अब देखिएगा ये किसकी सहायक नदी, आगे ये नदी अपना पानी किस नदी में गिराती है, तो लिख देता हूं यहीं पर, यह नदी हुगली नदी की सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी है। लो साहब, ये आपकी कौन सी नदी हो गई, दामोदर नदी। फटाक से क्या कर लो, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, और मेरे ख्याल से आपको ये दामोदर नदी बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यदि जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक कमेंट कीजिएगा, और हर ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगा जिस इस क्लास की बेहद ज़रूरत है। और आखिरी मेरी एक बात है साहब, आज 14 मई है और कौन सा दिवस है, माँ दिवस। कौन सा दिवस है, माँ दिवस, यानी इंग्लिश में बोले तो मदर्स डे। तो चलिएगा सुनिएगा, आज मदर्स डे पर 14 मई के दिन मेरी 2 लाइन। कहते हैं ना साहब कि माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। घर में जब हम जाएं और घर में यदि हमें माँ ना दिखे तो वो घर हमें सूना सूना लगते, चाहे घर में कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन जब तक माँ ना दिखे तब तक वो घर सूना सूना ही लगता है। तो अपने माँ बाप का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि हम जो इस धरती पर आए हैं वो किसके माध्यम से आए, तो हम माँ के माध्यम से आए साहब। हमें जो धरती पर लाने वाली कौन थी, तो धरती पर लाने वाली हमारी माँ ही थी। तो चलेगा, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिएगा और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और आगे बढ़ते रहेगा। तो चलिएगा, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।